कोई देती है जिसकी धड़कन। अरे जलने दो लाइट को, तो बिना लाइट के कुछ नहीं है। क्या हुआ? बिगड़ रही है? अच्छा, कोई बात ना है, जैसा भी आ रहा है वैसा आने दो। अब क्या करें। हाँ भाई, तो कितना पढ़ाया था उस दिन? रियाओ, कितना पढ़ाया था? है गए सब? बहुत बढ़िया। अब लिखो, अब क्या लिखोगे? चलो, एक हेडिंग लिखिए, घर्षण बल। घर्षण बल। घर्षण बल लिखो हेडिंग। क्या लिखोगे? घर्षण बल। तो सावधान, बातें नहीं करें हैं तो सीखोगे। और बातें करोगे तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो घर्षण बल क्या होता है कि तुमने देखा होगा, आपने गति का नियम पढ़ा। ए, गति का नियम पढ़ा कि अगर किसी कोई वस्तु काहे की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वो किस में रहेगी? भाई बातें मत करो, इधर देखो तुम, इनसे कहो इधर आगे देखें, उधर मत देखो, ठीक है? आगे देखना है। कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। यानी कि जड़त्व तो क्या कहता है? जड़त्व तो ये कहता है कि ये डेस्क जो यहाँ खड़ी हुई है यानी विराम की अवस्था में है, तो ये गति की अवस्था में नहीं आएगी, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहेगी। ये चाहेगी कि मैं विराम में ही रहूं। क्या चाहेगी ये? विराम में रहूं। और अगर इससे कहेंगे कि भाई डेस्क यहां से आप गति की अवस्था में यहां आ जाओ, तो ये नहीं आएगी है। अगर इसे करेंगे गति में तो उसका विरोध करेगी, बिना बल के नहीं। ऐसे नहीं, हाँ भाई चलो चलो ऐसे चलते उधर, नहीं चलेगा ना। बल लगाना पड़ेगा, यानी बिना बल के, यानी ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध। जब कोई विरोध करता है तो बिना बल के नहीं हटता। जब कोई नहीं हट रहा, कह रहा हूं मैं यहीं बैठूंगा, मैं नहीं हट रहा, तो उसको बल से हटाना पड़ेगा। बल से हटाएंगे तो वो पूरी ताकत लगाएगा कि मैं नहीं हटूं, है। ए नहीं हाथ पकड़, हाँ भाई आजा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। जड़त्व तो यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर अवस्था में परिवर्तन करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? जिसकी आवश्यकता होती है उसी का नाम बल है, न्यूटन ने कहा। अगर अवस्था परिवर्तन करना है तो जिसकी आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बल। यानी किसी वस्तु की अगर अवस्था परिवर्तन हुई तो किसके द्वारा होती है? बल के द्वारा। ठीक है, यहां बल की परिभाषा आई थी। अब ये बताओ कि जब किसी गेंद में, फुटबॉल में लात मार दी, बल लगा दिया, वो चलना स्टार्ट हो गई, तो नियम तो ये कहता है कि चलना स्टार्ट होगी तो अब चलती रहेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? वो रुक जाती है ना, है। अरे ज्यादा बल लगाया तो ज्यादा दूर जाके रुकेगी, और कम बल लगाया तो कम दूर जाके रुकेगी। बल के परिमाण पे डिपेंड करता है ये तो ये बताओ वो रुक क्यों जाती है? नियम ये है कि कब तक नहीं रुकेगी? जब तक कि बाह्य बल न लगाए, यानी बल नहीं लगाओगे रुकेगी नहीं। वो रुक गई, इसका मतलब क्या हुआ? बल लगा। वो कौन सा बल है जिसके कारण वो रुक गई? वो यही बल है। वो कौन सा बल है? यही बल है। राष्ट्र धर्म दूसरी वस्तु पर गति कर रही हो। एक वस्तु यानी जो बॉल है वो धरती के ऊपर गति कर रही है। किसके ऊपर? धरती के ऊपर। ठीक है, अब ये बताइए कि आप विविध उदाहरण देते हैं। बजरी पड़ी हुई है, रोड़ी पड़ी हुई है, और उस पे बॉल को उतना बल लगाया,
कितना दूर जाएगी आप कल्पना करें, कितना जाएगी। फिर रेत के ऊपर बल लगाया उतना ही, तो कितना जाएगी। फिर यहाँ पे उतना ही बल लगाया, ये टाइल्स लगा हुआ है, यहाँ बल लगाया, कितना जाएगी। टाइल्स नहीं होती यहाँ पे, वैसा प्लास्टर हुआ होता तब बल लगाती कितना। तो ये टाइल्स पे जो है पूरा सावन का जो पोंछा लगा दिया है या तेल का पोंछा लगा दिया है, फिर बल लगाया तब कितना दूर जाएगी। ये समझ रहे हैं? तो जो घर्षण बल है, घर्षण बल भी किस पे डिपेंड करता है। घर्षण बल डिपेंड करता है कि जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, खुरदरी हैं या स्मूथ हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे देते हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति कर रही है, एक वस्तु दूसरी पर गति कर रही है, ठीक है। तो अब उसकी गति को कोई रोक रहा है, वो कौन सा बल है, घर्षण बल। जब एक टेबल है, मान लीजिए एक टेबल है और एक ये ईंट रखी या कोई डिब्बा रखा हुआ है, ये इसको बल लगाया, ऐसे ऐसे बल लगाया। बल क्या है, धक्का, ये धक्का लगाया। हो सकता है इसको खींचा जाता आगे से, यहाँ पे कोई खींचता एफ बल से, एफ बल लगाया। बल लगाने पर ये कहाँ से, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई है। तो इसकी गति की दिशा क्या है, गति की दिशा है ये वाली, गति की दिशा है ये। अगर एक बल जो कोई किसी को रोक कब पाता है, जब उसे पीछे खींचे, है। कोई रुकेगा कब, अगर हम उसी जो जिधर चल रहा है उसमें उधर ही धक्का लगाओ तो वो रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा, बढ़ता ही जाएगा। रुकेगा कब, जब उसे पीछे की तरफ खींचा जाए। कहाँ खींचा जाए, पीछे की तरफ खींचा जाए। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, पीछे की ओर। यानी जब वस्तु गति करती है तो इसकी गति की दिशा के विपरीत होती है। तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा, घर्षण बल इधर कार्य करेगा, घर्षण बल, ठीक है। तो कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर गति कर रही होती है या गति करने की प्रवृत्ति में होती है। प्रवृत्ति क्या होती है वो मैं भी बताऊंगा। तो उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में संपर्क तलों के मध्य, किसके मध्य, ये बल कहां काम करता है, संपर्क तल। अभी मैंने बताया बजरी पे जब बल लगाएंगे गेंद में तो बल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि बजरी है या टाइल्स बिछा हुआ या क्या है। यानी संपर्क तल जो टच हो रहे हैं तल दोनों के, उस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, जो संपर्क तल हैं, ठीक है ना। देखा होगा तुमने जब जो चारा वारा कूटते हो ना, अरे सब कूटते हैं, कौन है ऐसा जो नहीं कूटता, सब कूटते हैं। उसमें काला तेल डालते हो, जब वो टाइट चलने लगती है मशीन तो क्या करते हैं, काला तेल डाल देते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम, घर्षण कम हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए ये सारी चीजें प्रयोग की होती हैं। अब आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लिखो, डेफिनेशन लिखिए। यदि कोई वस्तु, मैं इस पर लिखता जाऊं, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर गति कर रही हो या गति करने की प्रवृत्ति में हो। ये गति करने की प्रवृत्ति क्या है, इसको समझो। ये क्या है, जब हमने किसी में धक्का लगाया है, धक्का लगाया तो अब घर्षण बल कार्य करने लग गया तत्काल। धक्का नहीं लगाएंगे तो नहीं काम करता। धक्का लगाया, वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ अभी। ढंग से सुना करो एग्जाम्पलों को। धक्का लगा रहे हैं, बहुत बड़ा पत्थर है गोल, उसमें धक्का लगा रहे हैं, वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे धक्का लगाना, थोड़ा बढ़ाते गए बल, बढ़ाते गए बल, बढ़ाते गए, एक अवस्था ऐसी आई कि वो जस्ट नेक बढ़ा देंगे बल है तो चलवे लग जाएगा। तो वो चलवे से पहले जो स्थिति है वो है गति करने की प्रवृत्ति, यानी गति करने ही वाली है वो वस्तु है। तो बल लग रहा है तभी घर्षण बल कार्य करता है। बल लगाया, अगर घर्षण नहीं होगा तो नेक बल लगाएंगे, वो चलने लग जाएगी। बल लगाया तो बल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
और वो गति करने वाली, थोड़ा सा बल बढ़ा दें गति करना स्टार्ट हो जाएगी, वो गति करने की प्रवृत्ति में है, ठीक है। तो उस समय ज्यादा घर्षण बल का जो मान होता है उसी समय ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मान होता है जिस समय वस्तु गति करने वाली होती है, और जब चलने लग जाता है फिर घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। एक होता है गतिक घर्षण, यानी अगर वस्तु गति कर रही है तो घर्षण का नाम क्या होगा, गतिक, और जब वस्तु स्थिर है तो घर्षण बल का क्या नाम होगा, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। दो प्रकार का होता है ये। तो लिखो, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर गति कर रही हो या गति करने की प्रवृत्ति में हो तो उसके संपर्क तलों के मध्य, संपर्क तल समझ रहे हैं ना, बजरी है कि क्या है, संपर्क तलों के मध्य, तलों के मध्य कौन सी दिशा में, गति की, कौन सी दिशा, गति की दिशा, गति की दिशा में करता है घर्षण या विपरीत दिशा में, संपर्क तलों के मध्य गति की विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल को, कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये बात समझ में आई, इतना ही पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा इसके प्रकार जानने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। घर्षण बल आना चाहिए, ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। उसका नाम क्या है क्या बात है, सचिन का जलवा है भाई, सचिन ने ऊर्जा बड़े ऊर्जा में बोली ऊर्जा कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। तुम 11 में हो ना, तुम्हारा इसलिए बस समझो ये समझ में आने की चीज़ें बढ़िया चलेंगी। तो सावधान बंधुओं, सबसे पहले आप लिखेंगे कार्य, क्या लिखेंगे हम, कार्य। सबसे पहले वर्क यानी कार्य, है भाई, डेली पढ़ने आया करो तभी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो पहले दिन से हमारी क्लास को ले रहा होगा उसका चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। ऐसा जो है हम सोचते हैं या फिर ऐसी वो करते हैं, क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं ऐसी। तो आज और कल के बाद परसों टेस्ट है तुम्हारा, उसमें जितना रीजनिंग हमने पढ़ाई है वो सब आएगी, और फिजिक्स जितनी पढ़ाई है वो सब आएगी, ठीक है। 3 दिन फिजिक्स पढ़ते 3 दिन रीजनिंग पढ़ते हो ना। अब वर्क देखो, वर्क होता क्या है। अब वर्क तो तुम देख ही रहे हो कि काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो कि काम वही काम ही कार्य है। कार्य को हम क्या बोल देते हैं, काम बोल देते ना। जैसे ये सब काम करते हैं घर पे, कौन सा काम, गोबर डालने वाला काम है, रोटी बनाने वाला काम, झाड़ू पोंछा करने वाला काम, ये सब भी करते हैं, सानी वानी लगाने का काम ये सब क्या है, काम, कार्य है, ये सब कार्य करते हैं। लेकिन फिजिक्स, जो फिजिक्स है या साइंस है, वो उसने कार्य की डेफिनेशन अलग ही दिया है। कार्य की डेफिनेशन क्या दिया है, अलग दिया है, ठीक है।
हे बातें मत करो। जैसे किसी मजदूर को बुलाया जाता है कि भाई काम करो, उसने पूरे दिन काम किया और शाम को उसको मान दे दिया गया कि जो भी काम है उसका मजदूरी दे दी। अब एक मजदूर को बुलाया, बोले फिजिक्स के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, फिजिक्स कहेगी काम किया तो पैसा मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। उसको तो जानकारी है ही नहीं फिजिक्स क्या कहती है। उससे कहा कि इस दीवार में धक्का लगाओ। बोले दीवार को वहां पहुंचाना, ये दीवार जो है यहाँ पे हम इस जमीन को बढ़ाना चाहते हैं, जमीन छोटी पड़ गई है इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस दीवार को धक्का लगाइए। 4 लोग लगा दिया कि इस दीवार को, वहां जो रास्ता है ना आधे रास्ते तक दीवार को ले जाना चाहते हैं। कहां तक? आधे पीछे रास्ता है ना, आधे रास्ते को दीवार को ले जाना है। धक्का लगाया 4 लोगों ने और पूरे दिन धक्का लगाते रहे। क्या करते रहे? पूरे दिन धक्का लगाते रहे। एक मिनट इसको मैं बात करता हूं। नहीं सुन रहे? अच्छा सुनो। तो फिजिक्स ने क्या कहा कि वो पूरे दिन काम किया, फिर बोले अब हमें मजदूरी दीजिए। बोले फिजिक्स के अनुसार मजदूरी मिलेगी, फिजिक्स बताएगी काम किया कि नहीं किया तो मिलेगी। फिजिक्स ये कहती है, क्या कहती है कि किसी वस्तु पे बल लगाया जाए। क्या लगाया जाए? बल। समझो, सुन लो भाई, लिखने तो सारी चीजें लिखी है, मोबाइल को अंदर रख लीजिए, मोबाइल सबके पास है, बंद तो वो रख लो उसको, है साइलेंट वाइलेंट करके उसको फेंक दो कहीं। तो देखो, बात मत करो। इस दीवार में धक्का लगाया, यानी फिजिक्स ये कहती है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से बल की दिशा में, बल किधर लगाया जा रहा है? बोला करो, मन में बोला करो, बल लगाया जा रहा है बाहर की तरफ। बल लगाया जाए तो बल लगाने से अगर बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है, यानी वस्तु खिसक जाए अपने स्थान से, तब कार्य का हुआ माना जाएगा, अन्यथा कार्य का हुआ नहीं माना जाएगा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन कितना रहा? 0, तो कार्य कितना होगा? 0 होगा। फिर समझो, अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो कार्य का हुआ माना जाएगा, अन्यथा कार्य का हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती तो कार्य का हुआ नहीं माना जाएगा, और अगर हो जाती है तो कार्य का हुआ माना जाएगा। इस दीवार पर 4 लोग आके धक्का लगाते रहे, शाम तक धक्का लगाए। हमने देखा ये दीवार तो जहां थी वहीं है, इसका विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए कार्य 0 है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया है? अरे बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो कार्य का हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ये उदाहरणों को याद रखो, उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं। तो लिखो कार्य की डेफिनेशन। यदि देखो किसी वस्तु पर बल लगाने से, अरे यदि लिख गया तो कोई बात नहीं, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए कोई बात नहीं, लैंग्वेज बदल जाती है। किसी वस्तु पर बल लगाने से, अरे बल लगा कुछ भी लिख लो आप, अपने आप लिख लो, इसको अपने आप लिख लीजिए। बल लगाने से यदि वह बल की दिशा में, मेरे दिमाग में जो लाइन आ गई मैंने तो वही बोल दिया, दिशा में विस्थापित हो जाती है तो कार्य का हुआ माना जाएगा, तो कार्य का हुआ माना जाएगा। यदि विस्थापित नहीं होती
तो कार्य का हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु बल लगाया जाए तो बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो कार्य का हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है बंधु। अब समझो एक उदाहरण। एक वस्तु थी ये वाली, इस पर बल लगाया गया, यहां से यहां पे आ गई है। कहाँ गई? यहां आ गई। ठीक है। एक वस्तु थी, बल लगाने से F बल लगाया, कितना बल लगाया? F। यहां से यहां आ गई, कितना दूर चली गई? केंद्रों के बीच की दूरी होती है, जो इनके बीच की दूरी मानी जाए कितना? ये विस्थापन S हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? S। यानी बल लगाया, वो कितनी दूर विस्थापित हो गई? S दूरी विस्थापित हो गई। ठीक है। तो कार्य का कितना कार्य होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का फॉर्मूला है। क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, है? यहां भी लिखा हुआ नहीं है ना, भी लिख लो। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और राशि कैसी है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। तो कार्य W बराबर हो गया F गुणा S। कार्य W बराबर कितना हो गया? F गुणा S। F गुणा S। कार्य W बराबर Fs। कितना हो गया? Fs। आगे बढ़े, इसको हटा दूं पेज को। ठीक है भाई। अब यहां देखो, इस पर जो बल लगाया जा रहा है ना, अब बल को ऐसे कोई रस्सी बंधी हुई है, खींच रहा है, ऐसे यहां पे खड़े हुए खींच रहा है, लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है? वस्तु चल किधर रही है? ऐसे चल रही है। बल की दिशा में विस्थापन ही तो पढ़े थे। बल तो ऐसे लगा हुआ है, ऊपर की तरफ खींच रहा है कोई, उधर खड़े होकर खींच रहा है रस्सी से, नीचे है वो उसको ऐसे खींच रहा है। ठीक है ना। तो यहां देखो विस्थापन हो रहा है ऐसे। विस्थापन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। आगे बढ़ रही है इस पे, ये जमीन है, जमीन पे बढ़ रही है आगे। बात मत किया करो अगर समझना है पूरा तो। आगे बढ़ रही है जमीन पे, और ये बल उधर लग रहा है। तो ये कितने डिग्री पे बल कार्य कर रहा है? ये बल मान लीजिए थीटा डिग्री पर कार्य कर रहा है। कितने पर कार्य कर रहा है? थीटा डिग्री पर। तो बल के किसी के भी घटक बनाए जाते हैं। एक तो जितना जो कोण दिया हुआ है, उधर कोण के साथ जो घटक बनता है, जब अदिश और सदिश राशियां पढ़ाई तुम्हें, और वेक्टर के कुछ नियम होते हैं, वो पढ़ाए नहीं क्योंकि वो इतना आवश्यक नहीं है। तो आप कुछ मत समझो, ये कॉस थीटा के साथ होता है। अगर एफ बल लग रहा है और अगर किसी के साथ थीटा कोण बना के लग रहा है, तो ये वाला घटक क्या होता है? एफ के साथ कॉस थीटा कर देते हैं। इसके साथ एक घटक 90 डिग्री पर आता है, उसको इतना जानने की जरूरत नहीं, लिखूंगा फिर घबरा जाओगे। बस इतना याद रखो कि एफ कॉस थीटा होता है। कितना होता है? एफ कॉस थीटा। और विस्थापन हो गया इसमें, मान लीजिए यहां आ गई है कोई विस्थापन एस हो गया। कितना हो गया? एस। यहां से यहां तक एस। तो कार्य डब्ल्यू कितना हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? एफ कॉस थीटा गुणा एस। तो एस को आगे ले लो, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस, ये फॉर्मूला पूरा। एफ एस पूरा फॉर्मूला नहीं है, पूरा फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अभी बताएंगे पूरा फॉर्मूला क्या है। एफ एस कॉस थीटा, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कार्य डब्ल्यू कितना होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है भाई, इतना समझिए है।
चिंता मत करो, ऐसा समझा देंगे कि वो तो लिखा हुआ है सब समझ जाएगा। अब आगे देखो, ये कॉस की वैल्यू, अच्छा साइन की वैल्यू याद है तुम्हें, साइन और कॉस की है? अरे साइन और कॉस की वैल्यू याद है? नहीं याद? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जीरो, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। थोड़ा ज्ञान दे दें, क्वाड्रेंट का ज्ञान दे दें। ये पहला चतुर्थांश होता है, अरे 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 होते हैं ना, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव। ये पहला चतुर्थांश 0 डिग्री से कितने तक होता है? 90 तक। और फिर 90 से 180 तक ये कौन सा होता है? दूसरा, जहां में साइन तो पॉजिटिव है, साइन क्या है? पॉजिटिव, और कॉस क्या है इसमें? नेगेटिव। यानी इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ दो चीज को देख रहे हैं, तो साइन पॉजिटिव है और कॉस कैसा है? नेगेटिव। यानी 90 के बाद जो वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू कितना आएंगी? नेगेटिव। 90 के बाद कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएंगी और साइन की वैल्यू क्या आएंगी? 90 के बाद भी पॉजिटिव आएंगी। बस इतना देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, और यहां वैल्यू कितनी होती है? 1, यहाँ 1 होती है। अब इन सारी वैल्यू को पलटते जाओ, उधर की वैल्यू आ जाएंगी। √3/2 को यहां लिख दो, वो आ गई। 1/√2 को यहां लिख दो, 1/2 को यहां लिख दो, और 0 को यहां लिख दो। ये ऐसे वैल्यू आ गई ना। यहां की वैल्यू क्या है? जो साइन की वैल्यू है ना 90 वाली, उनको उल्टा कर दो। साइन 90 की वैल्यू आगे ले आओ, 1, √3/2, 1/2, सॉरी 1/√2, और 1/2 और यहां 0। अब उधर लिख दो उन वैल्यूओं को, तो 1/2 यहां आ जाएगी, 1/√2 यहां आ जाएगी, √3/2 यहां आ जाएगी, और 1 यहां आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू इधर क्या रहेंगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? कॉस की नेगेटिव, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये नेगेटिव रहेंगी वैल्यू, इतना याद रखो। अब ये बताओ कि अब इसको ऐसे ही खींचा, इसको देखो कि ये जो ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, बल ऐसे ही लगाया जाए, इसी दिशा में बल लगाया जाए। ये बताओ कि बल ऐसे ही लगाया जा रहा है, तो ये कोण कितना होगा? बल यहीं लग रहा है, कोण कितना होगा? अरे ऐसे ही बल लग रहा है और ऐसे ही चल रहा है आगे, तो कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? अरे जिधर चल रहा है उधर ही बल लग रहा है, 0 डिग्री। और 0 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में? 1 होती है। इसलिए फॉर्मूला में cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसलिए जो पीछे वाला फॉर्मूला वो FS ही है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, एक आता है कि अगर एक कुली को हमने सामान दिया 100 किलो, भाई चांद पर रख और चल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता रहा। कितना किलोमीटर चलता रहा? 2 किलोमीटर। अब बोले सामान 2 किलोमीटर चला, बोला दो भाई पैसे। बोले फिजिक्स, हम तो साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, फिजिक्स तो कह रही है कि तूने काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि तूने बल किधर लगाया? अगर भार माना तो भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, उसका वेट। बल तू मान लीजिए ऊपर की तरफ लगा रहा है, और वस्तु चल किधर रही है? इधर की तरफ चल रही है ऐसे, और बल लग रहा है ऐसे। अरे कोण कितना? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए यहां पे cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 का गुणा इधर किया तो 0। यानी यदि कोई बल 90 डिग्री पर कार्य कर रहा है,
किसी वस्तु की दिशा से कितने डिग्री पर कार्य कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है 90 डिग्री के कोण पर, तो कृत कार्य कितना होगा, 0 होगा। इसलिए कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, क्यों होता है वो, इसी फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको जानने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को कोई जानना चाहे तो जान लीजिए। बस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये वाला आना चाहिए तुमसे, 90 का वैल्यू कितना होता है ये आना चाहिए, और 0 का वैल्यू कितना होता है ये, 3 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ये 3 वैल्यू आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे। अच्छा, कार्य क्या पढ़ा तुमने, छोटा नहीं है ज्यादा, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अच्छा वो बनाओ, इसका मात्रक, मात्रक बनाइए, बल का मात्रक अरे न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर हुआ। क्या हुआ है, इधर देखो, कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर हुआ है। इस न्यूटन मीटर को हम क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं, क्योंकि जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसका व्याख्या किया, तो इस न्यूटन मीटर को क्या कह देते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कह देते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर हुआ, और न्यूटन मीटर को हमने क्या कह दिया, जूल कह दिया। क्या कह दिया, जूल। ठीक है, तो कहां से बना मात्रक, बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, और न्यूटन मीटर मिलके क्या बन गया, जूल बन गया। ठीक है, यानी जूल का मतलब क्या है, ये आ जाते हैं, जूल का मतलब क्या है पूछ लेगा। जूल बराबर होगा, ऑप्शन में होगा न्यूटन मीटर, ऑप्शन में न्यूटन मीटर एक ऑप्शन, या न्यूटन मीटर स्क्वायर बी ऑप्शन, न्यूटन बटे मीटर सी ऑप्शन, न्यूटन मीटर डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा है। तो आप देख सकते हो न्यूटन मीटर बराबर क्या है, जूल के होता है। न्यूटन मीटर जूल क्यों होता है, ये सारी चीजें आपने देख ली। ठीक है भाई, हाँ। अच्छा, न्यूटन न लिखे तो फिर क्या लिखेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन न लिखें तो, अरे बल गुणा एफ एस होता है ना, बल का मात्रक होता है किलोग्राम, बल का मात्रक बताओ एम के एस में, किलोग्राम, अरे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक हुआ। बल का गुणा विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो ये मात्रक क्या हो गया, किलो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ये क्या आएगा, किलोग्राम का केजी आएगा, मीटर का एम स्क्वायर और सेकंड का एस की घात -2। ऐसे ऑप्शन बनते हैं। देखो नीचे सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाके क्या स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा घात। ऐसे तुम्हें पूछ लेगा कि बल का मात्रक है, सॉरी कार्य का मात्रक, क्वेश्चन मैंने बना दिया, सवाल क्या बना दिया, कार्य का मात्रक, मात्रक है। देखो यहां भी कार्य जूल के बराबर था, ये भी सवाल ये बन सकता है कार्य का मात्रक है, तो कौन सा इनमें से कार्य का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां भी ऑप्शन बनाए, केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -1, केजी मीटर की घात -2 सेकंड की घात 2। बन गया ना सवाल, बताओ भाई। ए पुनीत कौन सा होगा इसमें से, रोहित बताओ, तुमने क्यों बोला,
गलत है बी। हाँ भाई बताओ, तुम बताओ। बी तो गलत है। सही कौन सा होगा फिर? है? अरे कौन सा सही है? बी सही है, बी राइट आंसर है। अरे यहाँ लिखा हुआ है, टीप टीप के नहीं बोल रहे। तो ये कार का मात्रक हुआ, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या कह देते हैं? जूल। इसी को हम क्या कह देते हैं? जूल। इसी को हम जूल कह देते हैं, नीचे लिख लो, इसी को हम क्या कह देते हैं? जूल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं? जूल, ठीक है। एम के एस पद्धति में मात्रक हुआ, लेकिन सी जी एस में इसका मात्रक क्या है? अरे सी जी एस में मात्रक क्या है? यहां जूल है तो वहां मात्रक क्या है? अर्ग। क्या है? अर्ग। क्या है? अर्ग, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन करो सारी चीजों को, ये बड़े जरूरी चीजें हैं। जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे वो सब नोट डाउन करो। फोन जमा करो। ये नियम याद है कि नहीं याद? जिसका फोन बजेगा उसे क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे के लिए जमा। जमा हो जाएगा वो, ठीक है। अब किसी का बच जाएगा तो वो जमा है उधर। ये लास्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं बंधुओं। चलो इधर देखो कि जूल बराबर क्या आया। यहां देखो जूल बराबर आया किलोग्राम। बार बार मैं क्यों कर रहा हूं, तुम्हें याद हो जाए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये जूल के बराबर आया, ठीक है। सीजीएस जो पद्धति है उसमें इसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो अर्ग बराबर क्या हो जाएगा? अरे वहां पे किलोग्राम में मापते हैं, किसमें? ग्राम में। किसमें मापते हैं? तो वो हो जाएगा ग्राम। और मीटर आएगा, क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। यानी अर्ग किसके बराबर होगा? अर्ग का मतलब है सीजीएस, जो सीजीएस पद्धति है हमारी, उसमें हम जो मात्रक है वो अर्ग है, और एम के एस में क्या है? जूल, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि संबंध पूछता है। जैसे न्यूटन और डायन में क्या संबंध था? एक न्यूटन कितनी डायनों के बराबर था? 1,00,000 है, 10 की घात 5। 1,00,000 डायन, 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डायन। ऐसे यहां 1 जूल बराबर कितना? अर्ग। ये निकालेंगे, 1 जूल बराबर कितना? अर्ग। तो जूल क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे, तुमने जो आप एक दूसरे को जब लड़ते हैं उस समय डायन बोलते हो ना, डायन मत बोला करो। डायन 1,00,000 बार बोलोगे और 1 न्यूटन बोल दो ना उससे। 1 न्यूटन जो 1,00,000 डायन के बराबर है, 1,00,000 बार डायन डायन बोलोगे तब 1 न्यूटन बनेगा। इसलिए आप 1,00,000 बार मत बोलो, सावधान। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो कितना ग्राम? अरे 1,000 ग्राम। इस किलोग्राम की जगह पे मैंने क्या लिखा? 1,000 ग्राम लिखा, ठीक है। बात समझ में आया? आया। अब मीटर की जगह हम सेंटीमीटर लिखेगा तो कैसे लिखेंगे?
100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्या लगा हुआ है? स्क्वायर पूरे पे लगेगा। ये मीटर की जगह लिखा है, देखो मीटर की जगह हमने कितना लिखा, मीटर बाबा अंदर बैठे हैं, ऊपर स्क्वायर है, मीटर की जगह कितना लिखा ब्रैकेट में? 100 सेंटीमीटर लिखा। ऊपर क्या है? देखो ये मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखे हैं, स्क्वायर अपनी जगह है। ठीक है ना? बात समझ में आया? आया। बटे सेकंड तो सेकंड ही रहता है, सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो ये 100 का स्क्वायर है कि नहीं? है ना? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये 100 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। और आगे कितना जीरो? 3 जीरो। अरे 4 जीरो और 3 जीरो गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 जीरो। 4 और 3 10 की घात 7 हो जाएगा। जीरो सब एक जगह ले लिया। और फिर पीछे क्या रहेगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। और ये कितना था? ये था हमारा जूल। ये क्या था? जूल था। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। और ये हमारा क्या बन गया है? अर्ग। तो कितना अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना? 10 की घात 7 अर्ग। और 1 न्यूटन बराबर कितना आया था? ये सब तुम निकाल चुके थे। 10 की घात 5 डाइन। ठीक है? ओके। एक और नोट डाउन करिए। पहले दिन आए हो ना तुम? आज पहले दिन आए हो ना? हाँ, समस्या आती है पहले दिन। पहले दिन थोड़ी समस्या आती है। पहले दिन तो हमारे साथ, पहले तो जो माहौल है उसमें ढलने में ही समस्या आएगी। खेल खेल में सिखाते हैं हम तो फिजिक्स को, हंसी में सिखा देते हैं, पता नहीं चलता कब सीख गए। ऐसे सीख जाते हैं, फिर भूलना भी चाहते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। भारत माँ के चरण कमल पर तन मन धन कर दीन्यो छावर। नोट डाउन हुआ? करो जल्दी। साधक आज प्रतिज्ञा कर ली, जननी के इस संकट छड़ पर जननी के रुदन कर रहा आज हिमालय। हाँ भाई, हुआ पीछे? जल्दी करो। एक बार समझाता हूं इन सारी चीजों को। ए अभिषेक, वाह, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। तो जूल क्या है बंधुओं? जूल बताओ, जूल बताओ। जूल क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। और अर्ग क्या है? किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम। और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है? इसको वो बनाना है तो देखो, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। बड़ा डिटेल में पढ़ाया, ये सारी चीजें बड़े डिटेल में पढ़ाई हैं। ठीक है? मीटर में देखो, जी मीटर स्क्वायर है, अगर किसी बंधु को डर लग रहा है स्क्वायर से तो वो मीटर स्क्वायर को खोल दे, मीटर गुणा मीटर। तो जा मीटर की जगह क्या सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और जावाई मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। तो नियम मैंने पढ़ा दिया। गुणा का नियम क्या है? संख्या संख्या से गुणा करती है। जो जैसा होता है अपने जैसे के साथ गुणा करता है। 100 किसके साथ गुणा करेगा? 100 के साथ। अरे 100 गुणा 100, 10 की घात 4। और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ऐसे बदलो, या दूसरा कोई बदलना चाहे तो इस मीटर की जगह कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पर चढ़ा दो, 100 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी ए बी अंदर लिखा हुआ और उसका स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर गुणा बी का स्क्वायर। क्या ये नियम नहीं जानते? जानते हैं तो मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे नीचे वाला ज्यों का त्यों। 10 की घात 3 और 10 की घात 4, 10 की घात 7, तो ये क्या बना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अरे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जूल, जूल कहते हैं। जूल बराबर 10 की घात 7, तो इसे क्या कहते हैं, अर्ग, इसको अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। क्या आया, आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये फालतू में ही बढ़ गया ये, अच्छा। तो अब आगे बढ़े, कार्य के मात्रक हुए, कार्य का ये वो हो गया, ठीक है। सवाल ववाल तो बाद में कराएंगे, भी कितना समय हुआ, कोई बात ना। अभी कार्य के बाद सामर्थ्य भाई, फिर ऊर्जा भाई, एक हम तो एक ही दिन में चाह रहे थे, सब एक दिन में खत्म करते हैं। आओ लिखो, कार्य हुआ ना, कार्य में क्या रह गया, अब सामर्थ्य करा देते हैं या ऊर्जा करा देते हैं। ऊर्जा की डेफिनेशन लिखा देते हैं, कल और आगे की चीजें कराएंगे, ठीक है। क्या हेडिंग लिख रहे हो, लिख लिया, कौन ने लिखी है, लिख भी लिया। चलो पहले ऊर्जा ही पढ़ा देते हैं। तो ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोले, अब तुम यहाँ क्या घंटा से पढ़ रहे हो, 2 घंटा से। अब तुम जो है फिर तुमसे कहेंगे कि यहीं बैठ के पढ़ो अभी 4 घंटा और, तो तुम कहा कहोगे, हम पे ना है, पढ़ो यारो, एनर्जी नहीं है। अरे मास्टर साहब कुछ खा पी लेने दीजिए, हम जा रहे हैं वहाँ, कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा। हाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं रोज, जा जाके नीचे उतरते हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे उतर रहे हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, एनर्जी ड्रिंक है। ऐसे ही एक उदाहरण मैंने दिया, अरे बाल को आवाज मत करो। एक उदाहरण दिया था कि एक भैया को खेत पर ले गए, जून की गर्मी तंगड़ी वाली, और खेत पर काम पे लगाया, और उससे कहा भाई नाली छीलते हैं। वो नाली छीलना स्टार्ट किया, बड़े जोश में नाली को छील रहा है, क्योंकि कभी छीला नहीं, पहली बार आया। उसको ये पता नहीं था कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा शाम तक, पता नहीं था उसे, और गर्मी पड़ रही है, धूप में लगना है, बड़े जोश में, बड़ी जल्दी जल्दी, बड़ी ताकत लगा के वो उसको छीलना स्टार्ट किया। वही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाद वो पसीना में नहा रहा है, और वो कह रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो कह रहा है अब तो मैं गिर जाऊंगा, पानी दीजिए, या फिर अब वहां से वो क्या करता है, हाँ भाई वो क्या करता है, वो कहता है कि अब काम नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, अब कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब तो कछु कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, अब शरीर में एनर्जी नहीं रही। यानी अब अगर काम करवाना है तुम्हें तो क्या करना होगा, खाने पीने के लिए कुछ देना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम अब नहीं कर सकते। अब वो पेड़ वेड़ देखता है, कहीं छाया वाया हो,
वहां पर जाके वो लेट जाता है और कहता है कि अब मुझे एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी खत्म हो गई बॉडी में से, शरीर में से एनर्जी मिलेगी, खाना पीना कुछ खाएंगे, एनर्जी मिलेगी तब आगे काम कर पाएंगे, अब काम नहीं कर पाएंगे। है इसका मतलब समझो कि कार्य कब होता है, जब एनर्जी होती है शरीर के अंदर, तभी तो होता है ना। कार्य कब होता है, कार्य कब होता है, जब एनर्जी होती है। यानी एनर्जी क्या करती है, कार्य करती है। एनर्जी क्या करती है, कार्य को करती है, एनर्जी कार्य को करती है। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो कार्य को नहीं कर पाएंगे। है यानी बॉडी की जो क्षमताएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, कार्य को करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी खत्म हो गई। अरे इस उदाहरण को समझ लीजिए। तो एनर्जी है क्या, एनर्जी है जो कार्य को कर दे, वही ऊर्जा है। कार्य करने की जो क्षमता बॉडी में से खत्म हो गई है, यानी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, यानी शरीर में क्षमता है कि नहीं कार्य करने की, तो पता चलेगा एनर्जी है कि नहीं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हाँ भाई, मजा नीचे चल, मजा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता, इसका मात्रक वही है जो कार्य का है। इसका मात्रक कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या है, जूल। क्या है, जूल। मात्रक जूल है, जूल। कई प्रकार की ऊर्जा पढ़ोगे, यांत्रिक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। है इनको चेंज करना पड़ोगे कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कौन है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ऑप्शन में दे देगा कौन है, या डायनमो, डायनमो जो जनरेटर होता है, जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो जनरेटर तो कहा है बिजली बनते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, जो मोटर मोटर होते हैं जैसे पंखा की मोटर, काऊ की मोटर, वो मोटर क्या है, उनको बिजली दी जाते हैं और कौन सी ऊर्जा बन जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। दोनों उल्टा काम, ऐसे बताएंगे अभी पढ़ेंगे। अब यहां देखो कि कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है जो कार्य करने की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा कहलाती है। आप समझिए कि ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं कर सकते, ऊर्जा है तभी कार्य को कर सकते हैं। मात्र क्या है, जूल है। अच्छा, एक इक्वेशन पढ़ा, E बराबर, पहले ये माना जाता था कि ऊर्जा और द्रव्य, द्रव्य जानते हो, अरे जो दिखाई दे रहा सब द्रव्य है, ऊर्जा और द्रव्य एक दूसरे से अलग है। हम फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा और द्रव्य के बीच की क्रियाओं को ही तो पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। फिजिक्स कौन सी साइंस है, वो साइंस जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच की अंतर संबंधों को हम पढ़ते हैं, वो फिजिक्स है। तो पहले कहते थे कि द्रव्य अलग है और ऊर्जा अलग है, लेकिन आइंस्टाइन आए, कौन आए, आइंस्टीन बाबा आए, और आइंस्टीन बाबा ने बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और उन्हें एक समीकरण दिया। वो समीकरण क्या था, द्रव्य ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टीन ने ये समीकरण दिया। कौन सा, E बराबर mc स्क्वायर। यहां E क्या है, एनर्जी, E क्या है, एनर्जी।
यानी ऊर्जा, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं। बताओ वेग में स्क्वायर कहाँ से आता है, सेकंड में है, त्वरण में स्क्वायर आता है, मीटर प्रति सेकंड आता है वेग। कौन बोला स्क्वायर। अब कोई कहे किसी ने कहा 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा बनेगी, कितने थे, 1 किलोग्राम वजन है द्रव्यमान, उससे ऊर्जा कितनी बनेगी। किसी के शरीर का वजन घट जाता है तब क्या होता है कि जब किसी के बॉडी को ऊर्जा की मांग ज़्यादा होती है और वो जो है चीज़ें कम उसको मिलती हैं खाने पीने की, तो उसका जो बॉडी का वेट है वो ऊर्जा में बदलता है, तो उसका वजन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। और जब शरीर को ऊर्जा की कम जरूरत है, खाने पीने को ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर वो जो खाने पीने की जो ऊर्जा होती है वो वजन में बदल जाती है। ठीक है। हाँ, तो अब आप यहाँ देखो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा बनेगी, तो ई ऊर्जा बराबर होगी, ई बराबर एम बराबर 1 किलोग्राम, एम बराबर 1 दिया है ना, और ये 3 गुणा 10⁸, 1 गुणा 3 गुणा 10⁸, इतना क्या बनेगी, जूल, इतनी ऊर्जा बनेगी। ठीक है, 3 गुणा 10⁸ जूल। ऐसे आप निकाल सकते हो, इक्वेशन ये दे रखी है आगे। यानी उसका मात्र यही है, ऊर्जा का कई तरह की ऊर्जा पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, 2 पढ़ ही लेते हैं, 2 ऊर्जा तो। अब कितना समय बचा, अरे मोबाइल नहीं है। अब सामर्थ्य और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सामर्थ्य और पढ़ो, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी वो कल करा दूंगा। सामर्थ्य की डेफिनेशन लिखवाई देते हैं तुम्हें। ठीक है, आज हो गया। चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।